हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट लक्ष्य क्लासेस में। डेट है दोस्तों आज 21 मार्च 2021। आज हम 21 मार्च 2021 से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के MCQs और से साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। दोस्तों आज है संडे, तो आज हम संडे मॉर्निंग को स्पेशल बनाते हुए अपने करंट अफेयर्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बता दें, हमारे चैनल की वीडियोस की PDF बाइलिंगुअल है। इन्हें आप इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वीडियोस की PDF टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाकर के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन वाली घंटी भी जरूर दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली न्यूज है दोस्तों, NDHM सैंडबॉक्स एनवायरमेंट। ये क्या है पहले इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। केंद्र सरकार ने अब तक इस मिशन पर 118.2 मिलियन रुपए खर्च करने के बाद परियोजना के विस्तार के लिए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन अर्थात NDHM के चरण फर्स्ट के परिणाम का मूल्यांकन करने के लिए एक योजना बनाई है। इस मिशन के तहत दोस्तों यानी कि NDHM मिशन की जो योजना है, इसके तहत एक NDHM सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट नवाचार को बढ़ावा देने और विश्वास का निर्माण करने के लिए स्थापित किया गया है। NDHM भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया था। इसके बाद इस मिशन को चंडीगढ़, दमन और दीव, लद्दाख, दादर और नागर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और लक्षद्वीप जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं में शुरू किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 6 केंद्र शासित प्रदेशों में मिशन के कार्यान्वयन का कार्य देख रहा है और केंद्र सरकार ने 15 मार्च 2021 तक कार्यक्रम के तहत कुछ 9,97,095 स्वास्थ्य पहचान पत्र जारी किए हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य पहचान पत्र क्या होते हैं। तो दोस्तों इस मिशन के तहत जारी की गई स्वास्थ्य पहचान पत्र लोगों को सूचित सहमति के बाद सत्यापित डॉक्टरों के या फिर स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ अपने स्वास्थ्य को ट्रैक करने और डेटा साझा करने की अनुमति देता है। यह स्वैच्छिक रूप से ऑप्ट और आउट विकल्प के लिए भी प्रदान करता है। यहाँ पर उपयोगकर्ता कभी भी अपना डेटा हटा सकते हैं। और इसके पश्चात दोस्तों अगर बात करें हम तो NDHM सैंडबॉक्स की, तो NDHM सैंडबॉक्स क्या होता है? सरकार ने नवाचार यानी कि नई चीज को बढ़ावा देने के लिए नवाचार और भागीदारी निर्मित विश्वास को बढ़ावा देने के लिए NDHM सैंडबॉक्स भी एनवायरनमेंट विकसित किया है, डेवलप किया है। सैंडबॉक्स जो है एनवायरनमेंट को क्लोज्ड इकोसिस्टम में रूप में विकसित करेगा और यह प्रणाली जो है NDHM मानकों के अनुसार वातावरण में प्रौद्योगिकियों या फिर उत्पादों के परीक्षण की अनुमति देती है। अब बात करें हम राष्ट्रीय यानी कि नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की, NDHM की, तो उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। यदि आपने हमारी PDF डाउनलोड नहीं करी है तो PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल से जाकर के आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। NDHM की बात करें तो NDHM जो है वो भारत के तहत एक एजेंसी है दोस्तों। इसका उद्देश्य भारत के नागरिकों को चिकित्सा पहचान दस्तावेज उपलब्ध कराना है और साथ ही साथ में इस पहचान दस्तावेज के साथ आयुष्मान भारत योजना का उपयोग करने में मदद करता है। यह कार्यक्रम लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए आधार पहचान कार्यक्रम और आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों के साथ में संरेखित करता है। इस स्वास्थ्य ID को यूजर द्वारा मोबाइल ऐप में एक खाते के रूप में रखा जाता है। इस मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर 2020 के दौरान की थी। तो यह तो थी जानकारी दोस्तों NDHM के बारे में। अब बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, झारखंड ने सामर अभियान लॉन्च किया है। अब पहले देख लेते हैं कि सामर अभियान क्या है। झारखंड सरकार ने सामर अभियान लॉन्च किया है जो कि पूर्ण स्वरूप है, इसका पूर्ण जो स्वरूप है वह है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मैलन्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन।
अर्थात कि कुपोषण से निपटने के लिए यह अभियान शुरू किया है। किसने शुरू किया है? झारखंड सरकार ने कुपोषण से निपटने के लिए हाल ही में समर नाम का अभियान शुरू किया है। इसके बारे में यहां पर जान लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वह है एनीमिया से पीड़ित महिलाओं और कुपोषित बच्चों की पहचान करने के उद्देश्य से समर अभियान का प्रारंभ किया गया है। इस अभियान में दोस्तों कुपोषण की समस्या को जो प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कई विभागों के द्वारा एकजुट होना है और एकजुट को करा जाएगा और एनीमिया और कुपोषण से निपटा जाएगा। झारखंड में कुपोषण, अब इसके बारे में देख लेते हैं। आर्थिक सर्वे 2021 के अनुसार, यानी इकोनॉमिक सर्वे 2021 में कहा गया था दोस्तों कि झारखंड में मार्च 2017 से जुलाई 2017 की अवधि के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण के अनुसार दोस्तों 45% से भी कम वजन वाले बच्चे पैदा हुए थे, जिसके कारण झारखंड में बच्चों की जो हेल्थ है वह काफी गिरी है। इसी के मद्देनजर रखते हुए ये झारखंड सरकार ने समर अभियान को लॉन्च किया है। समर अभियान क्या है उसके बारे में और पढ़ लेते हैं हम लोग। झारखंड ने 1000 दिनों के लक्ष्य के साथ में समर अभियान को शुरू किया है। इस अभियान के तहत प्रगति पर नजर रखने के लिए वार्षिक सर्वेक्षण भी किया जाएगा, यानी कि एनुअल मतलब साल दर साल इसका परीक्षण भी किया जाता रहेगा। और इस अभियान में ग्रामीण विकास विभाग, खाद्य और नागरिक आपूर्ति जैसे कई विभागों को शामिल किया जाएगा और स्कूल प्रबंधन समितियों और ग्राम सभाओं के साथ जुड़ाव के बारे में बताया जाएगा ताकि उन्हें पोषण संबंधी व्यवहार के बारे में जागरूक किया जा सके और उनकी पोषण संबंधी जरूरतों को भी प्राथमिक रूप देकर पूरा किया जा सके, और खास तौर पर आदिवासी समूहों के लिए। ठीक है, अब इसके बारे में और हम लोग पढ़ लेते हैं। ये तो थी जानकारी दोस्तों समर अभियान के बारे में। समर अभियान के बाद अब पढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो याद रखिएगा, कुपोषण से निपटने के लिए झारखंड सरकार ने समर अभियान को प्रारंभ किया है और अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। और कितने दिनों का है ये कार्यक्रम? लगभग 1000 दिनों के लिए ये कार्यक्रम को शुरू किया गया है, यानी कि लगभग 3 साल के लिए। अब बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, भारत ने SCO के नौरोज समारोह में भाग लिया है। तो SCO क्या है और नौरोज समारोह क्या है? पहले मैं आपको बता दूं कि नौरोज समारोह क्या है, नौरोज समारोह क्या है। नौरोज समारोह दोस्तों फ्रांस और ईरानी नववर्ष है, जिसके जब अभी ये हाल ही में मनाया गया है। तो बीजिंग में भारतीय दूतावास में दोस्तों 20 मार्च 2021 को चीन के बीजिंग में संघाई, यानी कि SCO संघाई सहयोग संगठन, SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने के सचिवालय में आयोजित किया गया नौरोज समारोह में भाग लिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, नौरोज समारोह ईरानी और फारसी नववर्ष है, तो वहां पर यह समारोह आयोजित किया गया था बीजिंग में। तो वहां पर हमारे भारतीय राजदूत जो हैं वो विक्रम मिश्री ने भाग लिया और साथ ही साथ अन्य देश जो SCO के अन्य देश हैं, सदस्य देश हैं, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें शामिल थे चीन, रूस, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान शामिल है। इस उत्सव में दोस्तों 500 से अधिक मेहमानों ने हिस्सा लिया था। इस समारोह के दौरान भारतीय दूतावास ने योग, कथक और भारतीय व्यंजनों को प्रदर्शित किया। इस अवसर पर भारतीय राजदूतों ने और भारत और SCO की मित्रता के पोषण के प्रतीक के रूप में एक चीड़ का पेड़ भी वहां पर लगाया है। अब बात करें हम नौरोज और या फिर नवरोज समारोह की, तो यह जैसा कि मैंने आपको बताया ईरानी नववर्ष है एक, और जिसे हम फारसी नववर्ष भी कहते हैं, यानी कि पर्शियन न्यू ईयर भी कहा जाता है। जैसे हम लोगों का न्यू ईयर होता है, उसी तरह यह नया साल दोस्तों बसंत विषुव या फिर मार्च विषुव पर शुरू होता है, जिसे फरवरी दिन के पहले दिन के रूप में चिन्हित किया गया है। फरवरी दिन ईरानी सौर कैलेंडर का पहला महीना है। यह दुनिया भर में कई समूहों द्वारा मनाया जाता है। नौरोज की उत्पत्ति दोस्तों ईरानी और पारसी संस्कृति से मिलने से हुई है, लेकिन यह त्योहार दोस्तों विभिन्न समुदायों द्वारा 3000 वर्षों से मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और काला सागर बेसिन, काकेश, बाल्केन और दक्षिण एशिया में मनाया जाता है। ईरान में नौरोज का समय सौर हिजरी एल्गोरिथम कैलेंडर पर आधारित है। तो यह तो थी जानकारी दोस्तों SCO के नौरोज समारोह के बारे में। अब बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ।
और मैंने आपको बताया जैसे कि एससीओ में कौन कौन से देश शामिल हैं। एससीओ में दोस्तों चीन, रूस, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान शामिल हैं। साथ ही साथ भारत भी शामिल है, ये आप लोग भूलना ना भूले एससीओ के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों श्रम मंत्रालय और बीईसीआईएल ने एक सर्वेक्षण किया है, जिसके दौरान उन लोगों ने एमओयू पर साइन किया है, यानी कि समझौते पर एक साइन किया है, एग्रीमेंट किया है। तो वे क्या है? श्रम मंत्रालय दोस्तों यानी कि लेबर ब्यूरो श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इसने दोस्तों ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता साइन किया है, जिसके तहत दोस्तों श्रम ब्यूरो को तकनीकी और जनशक्ति की सहायता प्रदान की जाएगी। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा कर लेते हैं। बीईसीआईएल ने इस समर्थन से प्रवासी श्रमिकों के साथ साथ अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण करने में मदद मिलेगी। यह समझौता आईटी सक्षम सर्वेक्षण की शुरुआत को चिन्हित करता है, जिसमें ब्यूरो द्वारा सर्वेक्षण बीईसीआईएल द्वारा प्रदान की गई तकनीक के साथ एकीकृत किया जाएगा। इस सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए में जो लगने वाला समय है वह 30 से 40% तक कम होने की इससे उम्मीद है। ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। यह भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, यानी कि पीएसयू है। यह पूरे भारत में प्रसारण, इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करता है। इसने मलयाला मनोरमा और टाइम्स टीवी चैनल को कंसल्टेंसी प्रदान की है। श्रम मंत्रालय की बात करें, यदि हम श्रम ब्यूरो की बात करें, तो श्रम ब्यूरो दोस्तों श्रम मंत्रालय के तहत कार्य करने वाला एक ब्यूरो है। एक श्रम मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है, उसके अंतर्गत लगने वाला यह संलग्न कार्यालय है श्रम ब्यूरो। और इसका कार्यालय जो है 1 अक्टूबर 1946 को स्थापित किया गया था। ब्यूरो जो है वो आंकड़ों के संकलन, संग्रह, विश्लेषण और प्रसार का कार्य करता है। इसके दो मुख्य भाग हैं, विंग शिमला और चंडीगढ़ में स्थापित किए गए हैं। कहां पर स्थापित किए गए हैं? एक शिमला में और दूसरा चंडीगढ़ में। साथ ही साथ चेन्नई, अहमदाबाद, कलकत्ता, कानपुर में 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। इसने मुंबई में एक उप क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित किया है। वर्ष 1931 में इस ब्यूरो की नींव रॉयल कमीशन ऑन लेबर के नेतृत्व में की गई थी, जिसने श्रम सांख्यिकी के व्यवस्थित संग्रह की आवश्यकता पर जोर दिया था। यह तो थी जानकारी दोस्तों श्रम ब्यूरो के बारे में। अब बात करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का ग्राम उजाला योजना। ग्राम उजाला योजना अभी लॉन्च की गई है हाल ही में, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ग्राम उजाला योजना जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि उजाला है, तो उजाला है यानी कि रोशनी, लाइट से संबंधित होगा। तो ग्राम उजाला योजना जो है वो भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, यानी कि ग्राम है तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने की योजना प्रारंभ की है। यह योजना 19 मार्च 2021 से प्रारंभ की गई थी और इसको जो प्रारंभ किया गया है वह केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह जी के द्वारा किया गया है। ग्राम उजाला योजना क्या है, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यह एक महत्वाकांक्षी योजना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। यह एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह दुनिया में सबसे सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करेगी। इस एलईडी बल्ब की जो कीमत होगी वह ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी कि इन क्षेत्रों में 10 रुपए से शुरू होगी और एलईडी बल्ब प्रदान करी जाएंगी 10 रुपए में एलईडी बल्ब भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्राप्त करा दिए जाएंगे, वो भी सब्सिडी के साथ में और सब्सिडी के बिना जो भी है। यह जो है योजना सरकार के समर्थन या फिर सब्सिडी के साथ नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, साथ में और नहीं। इस योजना के तहत सरकार द्वारा संचालित एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की सहायक कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड यानी कि CBSL द्वारा बल्बों की पेशकश की जाती है। यह बल्ब जो है वो भारत सरकार के द्वारा सब्सिडी के साथ नहीं आएंगे, यह बल्ब आएंगे CBSL कंपनी के द्वारा। ठीक है, यह कंपनी 10 रुपए में बल्ब प्रोवाइड कराएगी। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में 10 रुपए में कुछ 600 मिलियन एलईडी वितरित करने की योजना बनाई गई है। और अगर हम बात करें इस योजना में उपभोक्ताओं की, तो इस योजना में उपभोक्ताओं के तापदित यानी
इंसेंडेंसीज और कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप यानी CFL जो होती हैं हमारी बल्बों को भी वापस लेने का प्रस्ताव जारी किया गया है। मतलब जो पहले बल्ब जलाए जाते थे ना, हमारे यहाँ पर काफी बड़े बड़े बल्ब होते थे और CFL होती थी जलेबी वाली, तो उस तरीके के जो बल्ब होते हैं हैवी होते थे, काफी लाइट खर्च करते थे वो लोग, वो तो वह वापस हो जाएंगे और आपको उसके अलावा उसके बदले में आपको 10 रुपए का LED बल्ब प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बल्ब जमा करने के बाद में उपभोक्ताओं को 7 साल की वारंटी के साथ में 7 वॉट और 10 वॉट 12 वॉट के LED बल्ब प्रदान कर दिए जाएंगे। यानी कि आप अगर आपके पास कोई पुरानी LED है, मतलब कि पुरानी CFL है या फिर बल्ब है आपके पास पुराना, तो आप उन्हें वापस कर सकते हैं और उसके बदले में आपको 7 साल की वारंटी के साथ में 7 वॉट या फिर 12 वॉट का LED बल्ब मिल जाएगा। इस योजना का जो पहला चरण है वह कहां से शुरू होगा? पहला चरण बिहार के आरा जिले से शुरू की गई है यह योजना। इस चरण में बिहार के आरा जिले और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, नागपुर के महाराष्ट्र और पश्चिम गुजरात के गांवों में लगभग 15 मिलियन LED बल्ब वितरित करने की योजना बनाई गई है। 2014 में एक योजना शुरू की गई थी दोस्तों, उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल लाइटिंग फॉर ऑल, यानी कि उजाला योजना शुरू की गई थी। इसमें LED बल्बों की जो कीमत थी उसमें लगभग 310 रुपए से 70 रुपए प्रति पीस की कटौती की गई थी। यह सब्सिडी के साथ ही में आई थी योजना। इस योजना की इंपॉर्टेंस ये है दोस्तों कि भारत में जो है वर्तमान मूल्य के हिसाब से अगर बात करें तो भारत दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा LED बल्ब का बाजार है, LED का बाजार है। यह योजना जो है वो 9428 मेगावाट की चरम बिजली की मांग करने में मदद करेगी। तो यह थी जानकारी दोस्तों उजाला योजना के बारे में। अब बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। अभी हाल ही में दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई है और यह किसने जारी की है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। अभी इन्होंने एक हाल ही में रिपोर्ट जारी करी है। क्या रिपोर्ट जारी करी है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 जारी की है। कोविड-19 महामारी के बीच में इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट दोस्तों 3 संकेतकों जीवन मूल्यांकन, लाइफ एवोल्यूशन और सकारात्मक मनोभाव यानी कि पॉजिटिव इमोशंस और नकारात्मक मनोभाव यानी कि निगेटिव इमोशंस पर आधारित है। सॉरी। यह रिपोर्ट दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस डे से पहले लॉन्च की गई है और वर्ल्ड हैप्पीनेस डे जो है वो प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। अगर हम बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में तो इस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वह नोट कर लेते हैं हम लोग, वह पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यह जो रिपोर्ट है वह जीवन के मूल्यांकन को मापने के लिए ग्लैप वर्ल्ड पोल ने लोगों को अपने वर्तमान जीवन का मूल्यांकन करने के लिए कहा। उसके लिए सबसे अच्छा संभव जीवन का मूल्यांकन जो है वो 10 रूपों में किया गया था, जबकि सबसे खराब जीवन का जो मूल्य है वह 0 के रूप में किया गया। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जीवन मूल्यांकन अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं को संचालित करने के लिए सबसे अधिक जानकारी प्रदान करता है, क्योंकि यह संकेतक पूर्ण और स्थिर तरीके से जीवन की गुणवत्ता की जानकारी देते हैं। फिलहाल ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में जो नहीं पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा वो मैं आपको बता दूं। फिनलैंड को दुनिया के सबसे खुशहाल देशों के रूप में नामित किया गया है, यानी कि नंबर 1 पे कौन सा देश रहा है? फिनलैंड, क्योंकि इस समय इसकी समग्र रैंकिंग 2020 के सूचकांक के समान ही थी। डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड ने रैंकिंग में अच्छा प्रदर्शन किया है और संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 19वां स्थान प्राप्त किया है, रखा था, मतलब पहले भी प्राप्त किया था। और भारत को 149 देशों में से 139वें देश के स्थान पर रखा गया है। भारत पिछले वर्ष 156 देशों में से 144 स्थानों पर था, 144 नंबर पे था। यानी कि अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में भारत 156 में से 144 स्थान पे था और अब की बात करें तो भारत 149 देशों में से 139वें स्थान पर है। तो कुछ ज्यादा अच्छा खास प्रदर्शन नहीं रहा है भारत का अभी भी, और बल्कि बेकार इस प्रदर्शन रहा है। और 2021 में हम बात करें तो भारत पीछे रहने वाला है किन किन देशों से? वह देश है बरुंडी, यमन, तंजानिया, हैती, मलावी, लेसोथो,
बोत्सवाना, रवांडा, जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान से भी इवन हमारा देश पीछे है। 2021 में जो हमारा देश पीछे रहा है वह वरुंडी, यमन, तंजानिया, हैती, मलावी, इन देशों से भी हमारा देश अभी भी पीछे है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और इसे जारी कौन करता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यानी कि UNSDSN। तो आप लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क याद रखना है और यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये तो थी जानकारी दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में। अब वन लाइन में, केवल एक लाइन में हम लोग फटाफट से क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर। तो करंट अफेयर राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही तरीके से मैंने यहाँ पर बनाए हैं, आप एक लाइन में पढ़ सकते हैं। अभी हाल ही में 19 मार्च को दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्य जो है वो केंद्र के कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। हरियाणा ने विरोध प्रदर्शन के दौरान संपत्ति की क्षति के लिए वसूली करने के लिए विधानसभा में एक विधेयक भी पारित किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री जो हैं वह लॉयड जेम्स ऑस्टिन थर्ड ने, जो कि भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं, उन्होंने 19 मार्च 2021 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की थी। और अगर हम बात करें अगले टॉपिक की, तो हमारा अगला है अर्दिम बागची, जो कि विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया था। उन्होंने वर्तमान प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव को अब संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। उन्हें किसके पद पर? अनुराग श्रीवास्तव को अब संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करें, जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कशन किया था काफी लंबा, ग्राम उजाला योजना कहां से शुरू की गई है? बिहार से शुरू की गई है। और किस लिए है? ये मात्र 10 रुपए में एलईडी बल्ब प्रोवाइड कराई जाएगी प्रत्येक घर में, और पुराने जो बल्ब हैं वह उनके बदले में भी मिल जाएगी। ठीक है। और सीआरपीएफ की अगर हम बात करें तो सीआरपीएफ ने अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया है। केंद्रीय पुलिस रिजर्व पुलिस बल ने 19 मार्च 2021 को 82वीं वर्षगांठ मनाई है अपनी। इस अवसर पर चिन्हित करने के लिए सीआरपीएफ अकेडमी ने गुरुग्राम में एक परेड का आयोजन भी किया था। इसरो ने 3 एनआईटी में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ऊष्मायन केंद्र यानी STIC का उद्घाटन किया है। इसरो के अध्यक्ष के सिवान ने नागपुर, भोपाल, राउरकेला में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT में 3 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ऊष्मायन केंद्रों का उद्घाटन किया है। करंट अफेयर की, इकोनॉमिक करंट अफेयर की, तो वह है खान और खनिज विकास अधिनियम से संबंधित, उन्होंने जो अधिनियम संशोधन किया है उससे संबंधित 19 मार्च 2021 को लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सभी नोटिफिकेशन तक तुरंत पहुंच जाए। और दोस्तों, हमारे चैनल को आप कमेंट करते रहे, और आपके कमेंट से, आपके लाइक से ही, आपके चैनल सब्सक्राइब करने से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा, रक्षा मंत्रालय ने 4690 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के अधिग्रहण के लिए BDL के साथ सौदा किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया 4960 MILAN 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अधिग्रहण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत डायनोमिक्स लिमिटेड यानी BDL के साथ समझौता किया है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की, तो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर में दोस्तों ज्यादा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, भारत को खुशहाली रिपोर्ट में, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 149 में से 139 स्थान मिला है। फिनलैंड सबसे ऊपर स्थान पर रहा है, सबसे नंबर 1 स्थान पर है। 19 मार्च 2021 को यह रिपोर्ट जारी की गई थी। UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई थी और सबसे ऊपर स्थान किसे मिला है? फिनलैंड को। और यह रिपोर्ट में किसके द्वारा जारी की गई है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। ठीक है। अब बात करें हम अगले टॉपिक की, तो है तंजानिया में जो सामिया सुलूहु हसन है, इन्होंने पहली महिला राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। सामिया सुलूहु हसन 19 मार्च 2021 को तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की थी। यह तो थी हमारी आज की करंट अफेयर दोस्तों।
अब हम बात करेंगे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज पर। तो फटाफट से बढ़ते हैं हमारे आज के एमसीक्यूज पर। आज का हमारा पहला एमसीक्यू है दोस्तों, 7 मार्च 2021 के मध्य अपराध की रोकथाम करने और आपराधिक न्याय पर 14वां यानी 14th यूएन कांग्रेस 2021 कहां आयोजित किया गया है। ऑप्शन के आंसर बताना है आप लोगों को। मैं आपको ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए है हेग, क्यूटो, वियना, जिनेवा। तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके हमें अपना आंसर बताएं। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर बता दिया होगा। इसका आंसर हैगा दोस्तों बी, क्यूटो, अर्थात बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बारे में यहां पर पढ़ लेते हैं हम लोग। 7 मार्च 2021 के मध्य अपराध की रोकथाम और आपराधिक न्याय पर 14th यूएन कांग्रेस क्यूटो में आयोजित किया गया है। इसकी थीम थी दोस्तों एडवांसिंग क्राइम प्रिवेंशन, क्रिमिनल जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द 2030 एजेंडा। यह विश्व भर में अपराध की रोकथाम, आपराधिक न्याय के क्षेत्र में नीति निर्माताओं, चिकित्सकों, शिक्षाविदों, अंतर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज की सबसे बड़ी विविध सभा है। इसका आयोजन जो है 1955 से लेकर के विश्व के अलग अलग हिस्सों में प्रतिवर्ष किया जाता रहा है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में नीति आयोग ने रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत के इलेक्ट्रिक वाहन वित्त पोषण उद्योग का आकार कितना बड़ा होगा, उसकी एक अनुमान लगाया है। तो इसका आंसर बताना है आप लोगों को। वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके आंसर बताएं। ऑप्शन है आपके 10 लाख करोड़, 3.7 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ या फिर 8 लाख करोड़। तो वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके आंसर बताएं। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर बता दिया होगा। नहीं बताया तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है दोस्तों 3.7 लाख करोड़, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बारे में हम लोग यहां पर पढ़ लेते हैं। 9 मार्च 2021 को नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें बताया गया कि भारत में जो इलेक्ट्रिक वाहनों के वित्त पोषण के लिए जो पहली बात तो रिपोर्ट का जो नाम है वो मैं आपको बता दूं। रिपोर्ट का नाम है मोबिलाइजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग इन इंडिया। इस रिपोर्ट में दोस्तों कहा गया है कि भारत 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों का उद्योग का आकार जो है वो 3.7 लाख करोड़ हो जाएगा, अर्थात वर्तमान के आकार से लगभग 80% अधिक हो जाएगा इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रोडक्शन जो है। और इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों वर्तमान में उपभोक्ताओं को उच्च ब्याज दर, बीमा की उच्च दरें और मूल्य के अनुपात में कम ऋण जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए रिपोर्ट में 10 समाधानों की एक टूल किट की पहचान की गई है, जो वित्तीय संस्थान जैसे बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी कि एनबीएफसी के साथ उद्योग और सरकार द्वारा आवश्यक पूंजी को उत्प्रेरित करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। इन 10 समाधानों की सिफारिश की गई है, उनमें वित्तीय उपाय के लिए प्राथमिक क्षेत्र में कर्ज और ब्याज संबंधी सहायता शामिल की गई है। दोस्तों वर्तमान में नीति आयोग के जो मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष हैं यानी कि अधिकारी हैं वह कौन है? अमिताभ कांत जी हैं। अब बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक चैनल और ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप हमें जाकर के अभी सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, लाइक करें और फॉलो करें और हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5 फरवरी 2021 से लेकर के 8 मार्च 2021 के मध्य भारत इंग्लैंड के मध्य 4 टेस्ट मैचों की सीरीज भारत में संपन्न हुई है। इस सीरीज के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है भारत ने यह सीरीज 3-1 के अंतर से जीती है। दूसरा है सीरीज का पहला मैच M.A. चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला गया जिसे भारत ने 227 रनों से जीता। तीसरा है इस सीरीज में 32 विकेट लेने वाले रविचंद्रन अश्विन को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फोर्थ है अश्विन ने तीसरे टेस्ट में जोफ्रा आर्चर को आउट करने के लिए टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट पूरे किए हैं। तो वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके आंसर बताएं। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर बता दिया होगा। इसका आंसर है दोस्तों बी,
अर्थात कि सीरीज का पहला जो मैच है वो एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला गया है, जिसे भारत ने 227 रनों से जीता है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर विस्तार से पढ़ लेते हैं। 5 फरवरी 2021 से लेकर के 8 मार्च 2021 तक भारत इंग्लैंड के मध्य 4 टेस्ट मैचों का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत ने 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 3-1 के अंतर से जीत हासिल की है। इस जीत में भारत को एंथोनी डी मेला ट्रॉफी भी प्रदान की गई थी। भारत की घरेलू सरजमी पर 13वीं टेस्ट सीरीज जीत ली है और सीरीज के चौथे और अंतिम मैच में 101 रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। इस सीरीज में 32 विकेट लेने वाले और 179 रन बनाने वाले भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब से नवाजा गया। सीरीज का पहला मैच जो था वो एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला गया था, जिसे इंग्लैंड में 227 रनों से जीत हासिल की थी। दूसरा मैच भी इसी स्टेडियम में खेला गया था, जिसे भारत ने 317 रनों के साथ जीत लिया था। तीसरा टेस्ट मैच भारत में अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, जिसे भारत ने 2 दिनों के भीतर ही 10 विकेट के साथ जीत हासिल कर ली थी। इस सीरीज को जीतने के साथ ही भारत पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से इंग्लैंड में 18 से 22 जून तक साउथहैम्पटन में होगा। अश्विन ने तीसरे टेस्ट मैच में जोफा आर्चर को आउट करने के साथ ही टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट पूरे किए और भारत की तरफ से उपलब्धि हासिल करने वाले चौथे गेंदबाज बन गए। विराट कोहली को बतौर कैप्टन के तौर पर यह 23वीं टेस्ट मैच जीत हासिल हुई है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने हाल ही में भारतीय नौसेना के IL-38 एयरक्राफ्ट के माध्यम से किस पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो का पहला उड़ान परीक्षण सफल हासिल किया है? तो ऑप्शन है आपका शाइना, ब्रह्मोस, RD-73 या फिर पिनाका। तो वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके आंसर बताएं। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट है आंसर। इसका ऑप्शन है इसका शाइना। अब शाइना के बारे में यहां पर पढ़ लेते हैं हम लोग। 8 मार्च 2021 को विशाखापट्टनम में स्थित नौसेना भारतीय विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला ने के द्वारा भारतीय नौसेना के लिए विमान जो कि IL-38 है के नाम से जाना जाता है, पैराशूट प्रणाली के साथ स्वदेशी इंस्ट्रूमेंटेड एडवांस लाइट टॉर्पीडो को तैनात करने की पहली उड़ान परीक्षण सफलता हासिल कर ली है। नौसेना जो है वो विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला NSTL ने रक्षा और अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की एक इकाई है जो इस एडवांस लाइट टॉर्पीडो को भारतीय नौसेना ने शाइना नाम दिया है। यह एक स्वदेशी उन्नत हल्की पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो है। इसकी मारक क्षमता जो है वो सटीक बनाने के लिए इसका परीक्षण फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट की सहायता से किया गया। यह एक साथ कई लक्ष्यों को लक्षित करने में सक्षम है। इसकी जो वजन है वह 220 किलोग्राम है और इसकी जो गहराई तक क्षमता है मार करने की वह है 400 मीटर, यानी कि 400 मीटर गहराई तक यह मार कर सकती है और इसका वेट है जो वह है 220 किलोग्राम। तो यह तो थी जानकारी हमारे टॉर्पीडो के बारे में, शाइना के बारे में। अब बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इक्विन हर्पिस वायरस 1 के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका आंसर बताना आप लोगों को। ऑप्शन है मार्च 2021 में यूरोप में घोड़ों में इक्विन हर्पिस वायरस का प्रकोप पाया गया है। अब तक 2 देशों यानी कि स्पेन और बेल्जियम में EHV1 के मामले की पुष्टि हुई है। इक्विन हर्पिस वायरस यानी कि EHV1 वायरस एक सामान्य DNA वायरस है जो विश्व भर में घोड़ों की आबादी के बीच में फैलता है। यह संक्रामक और श्वसन पथ द्वारा नाक से के श्राव से माध्यम से घोड़ों में आपसी संपर्क के माध्यम से फैलता है। कौन सा कथन गलत है इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके हमें अपना आंसर बताएं। 16 जीरो। तो मैं आपको बता दूं इसकी जो पुष्टि हुई है दोस्तों वह अब तक 2 देशों में नहीं बल्कि 7 देशों में इसकी पुष्टि हो चुकी है, अर्थात बी ऑप्शन आपका गलत आंसर है। इसके बारे में यहां पर पढ़ लेते हैं, बाकी सारे कथन सत्य हैं तो आधी जानकारी तो वहीं से हासिल हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया
कि मार्च 2017 तक यानी 21 मार्च 2021 तक यूरोप में घोड़ों में इक्विन हार्पेस वायरस पाया गया है। यह वायरस जो है वो अब तक 7 देशों में स्पेन, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्वीडन और कतर में पाया गया है। यह वायरस सामान्य डीएनए वायरस है जो कि विश्व भर में घोड़ों की आबादी के बीच उत्पन्न होता है। यह संक्रामक वायरस है जो कि श्वसन पथ द्वारा नाक के श्राव के माध्यम से घोड़ों में आपसी संपर्क से फैल जाता है। घोड़ों के साथ काम करने वाले लोगों द्वारा वायरस को कपड़ों और यार्ड उपकरणों पर भी यह प्रसारित किया जा सकता है। इसके उपचार के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं का प्रयोग किया जाता है। इससे पीड़ित घोड़ों में बुखार, सांस की बीमारी जैसे खांसी और नामक से काफी श्राव उत्पन्न हो जाते हैं। संक्रमित घोड़े द्वितीय जीवाणु संक्रमण जैसी जटिलताओं को विकसित कर सकते हैं। तो यह तो थी जानकारी दोस्तों EHV1 वायरस के बारे में। अब बढ़ते हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जानता हूं दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो गई है बट आगे से मैं ध्यान रखूंगा। क्वेश्चन जो है हम इवनिंग में क्या करेंगे और करंट अफेयर हम मॉर्निंग में क्या करेंगे, ये ज्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल आज न्यू तरीके से हमने स्पेशल करने का कुछ सोचा था बट वीडियो काफी लॉन्ग हो रही है, तो आप बोर ना हो, हम नया ट्रेंड लॉन्च करेंगे। 26 फरवरी 2021 को पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज विनय कुमार ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने किस देश के विरुद्ध एकमात्र टेस्ट मैच खेला था, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या फिर जिम्बाब्वे। तो वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके आंसर बताएं। आंसर नहीं बताया तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इन्होंने जो है वो अंतिम टेस्ट मैच जो खेला था वह ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेला था। किसके विरुद्ध खेला था? ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध यह टेस्ट मैच खेला था। और इसी के साथ में बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। फटाफट से इसके बारे में देख लेते हैं। 26 फरवरी 2021 को पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज विनय कुमार ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। विनय कुमार ने जनवरी 2012 में एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेला था। उन्होंने भारत की ओर से 1 टेस्ट मैच और 31 वनडे और 9 T20 मैच खेले हैं। अब बढ़ते हैं हमारे आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है 26 फरवरी 2021 को संपन्न 7वां फाजा पैरा तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है, इसका आंसर बताना है आप लोगों को। पहले स्थान पर, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे स्थान पर रहा है। तो वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके हमें अपना आंसर बताएं। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर बता दिया होगा। भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत दोस्तों जो रहा है हमारा कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर रहा है। इसी के साथ में हमारा सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। यहां पर देख लेते हैं फटाफट से। 22 से 26 फरवरी के मध्य 7 फाजा पैरा तीरंदाजी विश्व रैंकिंग जो है टूर्नामेंट 2021 में जो आयोजित किया गया था। कहां आयोजित किया गया था? दुबई, संयुक्त अरब अमीरत में, यूएई में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरत में। इस टूर्नामेंट में भारत ने कुल 5 पदक यानी कि 2 स्वर्ण पदक और 3 रजत पदक प्राप्त किए, जिसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा। तुर्की ने कुल 8 पदक प्राप्त किए, जिसमें कि 3 स्वर्ण थे, 2 रजत और 3 कांस्य पदक थे। रूस ने 4 पदक, जिसमें 3 स्वर्ण थे, 1 रजत पदक था। उसी के साथ में रूस दूसरे स्थान पर रहा। भारत की तरफ से हरविंदर सिंह और पूजा ने रिकर्व ओपन मिक्स्ड टीम स्पर्धा में, कमाउंट मेन ओपन स्पर्धा में राकेश कुमार ने स्वर्ण पदक हासिल किया। यह तो थे आज के हमारे करंट अफेयर्स और एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और एमसीक्यूज। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन वाली घंटी भी जरूर दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। दोस्तों यदि हमारे चैनल की वीडियोस की पीडीएफ यदि आपको चाहिए जो कि बिल्कुल फ्री है, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप ज्वाइन कर लें और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो फेसबुक पेज को हमारे लाइक करें, और आपने इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया है तो जाकर के हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आपके यदि कोई सुझाव हो तो आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं, educationhubsmart@gmail.com। अब दोस्तों आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।